Hello dear student, I am Ruchu Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy. Learn today, lead tomorrow. In today's session we are going to study about law of conservation of mass. 9th क्लास का ये चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में 1774 में एंटोनी लवॉइजर ने बताया था कि ये क्या है, इसका कंजर्वेशन के बारे में जो बताया गया है ये लॉ क्या है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन यदि हम बात करते हैं तो डेफिनेशन जो एक लाइन बोली गई है, मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि हो रही है तो इसमें कोई मैटर ना ही बन रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स that in a chemical reaction the total mass of product is equal to the total mass of reactant। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हम जानते हैं कि एक या एक से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्टेंट कहलाते हैं और उनसे एक नया सब्सटेंस जो बनता है वो कहलाता है क्या, प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होता है। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट का मास अलग होगा और रिएक्टेंट का मास अलग होगा। तो यही चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया गया है। क्या बताया गया है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई भी चेंजेस आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। जितने रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में बनेंगे और वही प्रोडक्ट ही आपका रिएक्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ बोला भी गया है रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इसके अलावा इधर भी दिया हुआ है कि जो चीज़ है प्रोडक्ट में हो या रिएक्टेंट में वो क्या है, आपका इक्वल है। नेक्स्ट, अब यदि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि किस तरीके से, तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में लिखा हुआ है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। अब जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक चीज समझाया गया है कि यदि प्रोडक्ट इक्वल है एट अब किसके, रिएक्टेंट के, ये दोनों चीजें क्या हैं, इक्वल हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें काउंट होंगी। उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इसके अलावा यदि एयर भी है तो वो सब चीजें भी काउंट होकर वही मास इनका क्या होगा, सेम होगा। ये नहीं है कि एयर अलग से काउंट होकर मास बढ़ जाए, नहीं, वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करके यदि हमें देखा तो हमें ये देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो क्या है, 100 ग्राम है। तो जो प्रोडक्ट में मिल रहा है हमें, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है 56 ग्राम, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है 44 ग्राम। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जब प्लस किए तो क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो 100 मिला है और रिएक्टेंट भी क्या है हमारा 100। मतलब कि जो रिएक्टेंट में 100 है और आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, देखिए दोनों के मास क्या है, सेम है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा है कि जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, मास की जो भी वैल्यू है ग्राम में, वो प्रोडक्ट की जो इतनी वैल्यू है वही क्या होगी, आपके रिएक्टेंट की भी वही वैल्यू होगी, कोई अलग वैल्यू नहीं होगी। यही चीज़ इसमें समझाई गई है। हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये चीज़ तो आपने समझ लिया जब भी हमने समझाया था। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ इथेनॉइक एसिड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या चीज़ बन रहा है, तो जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा यहाँ पे सोडियम इथेनॉइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। ये तीनों चीज़ें इसमें बन रही है। मतलब कि रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। और आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो चीज़ बनी है वो क्या है, सोडियम इथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है और उसको हमें समझना पड़ेगा। अब देखा जाएगा क्या कि दीज आर रिएक्टेंट, क्या क्या रिएक्टेंट है ये। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कितना दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, 5.3 दिया हुआ है। ठीक है, रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, कितना दिया हुआ है ये, 6 ग्राम दिया हुआ है। एंड टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड, ये कितना दिया है, 8.2 दिया हुआ है। देन
2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। कितना दिया है? 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। ये चीज़ देखिए इसमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। और हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही केमिकल रिएक्शन होता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के क्या होगा? बराबर होगा। और यदि नहीं है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कहीं ना कहीं क्या है? रॉन्ग है। तो अब ये देख लीजिए, सोडियम इथेनॉइड का पहले हम रिएक्टेंट को काउंट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड आर रिएक्टेंट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, हम रिएक्टेंट का पहले मास काउंट कर लेते हैं। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना था? यहाँ पे भी देखिए सिंपल दिया हुआ है 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, यही दिया हुआ है। अब ये ले लिया, टोटल काउंट कर ले तो कितना हो गया? ये 11.3 ग्राम हो गया। ठीक है, तो मतलब हमारा जो रिएक्टेंट का मास क्या आ रहा है? 11.3 आ रहा है। ओके, अब हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट का मास कितना आता है। तो प्रोडक्ट के मास को देखिए, अब यहाँ पर सोडियम इथेनॉइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये देखिए तीन चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं क्या? प्रोडक्ट में। अब इसका मास काउंट कर लेते हैं जो वैल्यू दी हुई थी। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में देखिए, मास ऑफ सोडियम इथेनॉइड कितना दिया हुआ था? 8.2 ग्राम दिया हुआ था। क्लियर है? फिर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया था? 2.2 ग्राम, तो 2.2 ग्राम ले लिया। इसके अलावा मास ऑफ वाटर दिया था 0.9 ग्राम, तो 0.9 ग्राम ले लिया। अब आप इसको काउंट कर लीजिए। इसको जब हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि मास ऑफ कंप्लीटली प्रोडक्ट जो है वो कितना आया, तो देखिए वो भी कितना आ रहा है? 11.3 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने क्या देखा कि मास ऑफ जो प्रोडक्ट है वो भी 11.3 आ रहा है और मास ऑफ जो रिएक्टेंट है वो भी क्या है? 11.3। तो दोनों जगह क्या चीज दिख रही है आपको? 11.3 ही दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल थे। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या समझा रहा है कि कोई भी मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना मास प्रोडक्ट का है उतना ही मास क्या रहेगा? किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का रहेगा और दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। तो यही चीज़ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और आपने ये देखा किस तरीके से मैंने एग्जाम्पल के तहत आपको समझाया है। तो आपको आज की जो लेक्चर था उस लेक्चर में आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने समझाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों के लिए केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ रहे हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शन आगे पढ़ेंगे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। तो जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन आता है। तो ये सबसे पहले अपने माइंड में रखना होगा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल होने चाहिए। और इस चीज़ को किसने बताया था? एंटोनी लवोइजन ने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू। और यही मैंने आपको समझाया है कि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही देखते हैं कि जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून टू स्टेप अप अकेडमी एंड सब्सक्राइब टू स्टेप अप अकेडमी।